Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन. दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर. लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, सिलेक्टिव लॉकडाउन, अब फिर से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है. ये लॉकडाउन दरअसल किस सेक्शन के तहत इम्प्लीमेंट किया जाता है, कौन इम्प्लीमेंट करवाता है? लॉकडाउन के अंदर एमरजेंसी की सूरत के अंदर इसकी वायलेशन करना, डिसओबीडियंसी करना किस सेक्शन के तहत आता है, उसकी क्या सज़ा है? सिलेक्टिव लॉकडाउन या माइक्रो लॉकडाउन क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन सी बॉडीज़ इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाती है, और लॉकडाउन के दौरान किन किन एरियो के ऊपर लॉकडाउन लगाया जा सकता है, किस तरीके से इसका नोटिफिकेशन इशू होता है और नोटिफिकेशन किस कानून के तहत इशू किया जाता है, और कलेक्टिव लॉकडाउन के अंदर क्या फ़र्क है, क्या किसी मखसूस एरिया में बाकी तमाम एरियाज़ को छोड़कर लॉकडाउन नाफिज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. इन तमाम चीज़ों को आज कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कराना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे. मजीद बरा मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें. मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है. फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं. सेकंड, 2 लोगों की हेल्प. और थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनका सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए. शुरू करते हैं हमारा लेक्चर. लॉकडाउन एमरजेंसी किस कानून के तहत इम्प्लीमेंट करवाई जाती है, इसका नोटिफिकेशन किस लॉ के तहत निकाला जाता है, कौन सी गवर्निंग बॉडी इसको इम्प्लीमेंट करवाती है, किन के ज़रिए इम्प्लीमेंट करवाया जाता है. लॉकडाउन के दौरान, एमरजेंसी के दौरान जब हुकूमत इस नोटिफिकेशन को जारी कर देती है तो उसकी वायलेशन पर क्या सज़ा मिलती है, किस तरह की सज़ा मिलती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आपको क्लियरली बताऊं कि 2 तरह के कवानीन होते हैं. एक एक्टिव लॉज, दूसरे ये एक्टिव लॉज नहीं होते. इनको आप स्लीपिंग लॉज कह सकते हो. ऐसे कानून जो सोए हुए हैं, जिनको किसी अथॉरिटी के ज़रिए जगाया जाता है. तो उन्हीं में से एक ये कानून भी है जो कि आम तौर पर इंप्लीमेंट नहीं होता, आम तौर पर एक्टिव नहीं होता, इसको एक्टिव किया जाता है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि सीआरपीसी में आपने मेरे लेक्चर सुन भी रखे होंगे, 154 कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन के ऊपर ये सेक्शन है. तो ये 24 आवर 7 डेज एक्टिव है. इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए या इसको एक्टिवेट करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्डर की जरूरत नहीं. ये लॉ बन गया तो ये एक्टिव है. सेम ऐसे अगर हम सब्सटेंटिव लॉ की तरफ जाएं, पीपीसी के अंदर 302 है, 324 है, 303 है, 489F है, या इस तरह के और जितने भी कवानीन हैं, वो जैसे ही उनकी वायलेशन होगी वो इमीडिएटली एक्टिव हो जाएंगे. लेकिन ये उन चंद एक लॉज में से है, ये जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो एक्टिव लॉ नहीं होता. इसको एक्टिव लॉ नहीं कहते, इसको स्लीपिंग लॉज. ये ऐसा कानून जो सोया हुआ है, जिसको किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी के जरिए जगाया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है, इसकी इंप्लीमेंटेशन करवाई जाती है. एक बात फाइनल होगी कि ये एक्टिव लॉ नहीं है, स्लीपिंग लॉज है. ये मेरी अपनी टर्म है, स्लीपिंग लॉ. मतलब ऐसा कानून जो सोया हुआ है, जिसको जगाने के लिए किसी को ठोकर की जरूरत पड़ती है. तो वो ठोकर किसकी होती है, किस तरीके से उस ठोकर को इंप्लीमेंट किया जाता है, उसी को पढ़ने लगे हैं. तो लिहाजा ये जो स्लीपिंग लॉ है, ये जो सोया हुआ कानून है, ये सीआरपीसी सेक्शन 144 कहलाता है, जिसको जुबान ज़दा में दफा 44 भी कहते हैं कि दफा 44 का नफाज हो गया, दफा 44 लग गई है. तो दफा 44 किसी डेंजर की सूरत में, इंसानी जान माल को खतरे की सूरत में इसको एक्टिवेट किया जाता है. इसको एक्टिवेट बहुत से तरीकों से करवाया जाता है. इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी भी डिस्ट्रिक्ट की एक्टिवेट कर सकती है, इसको सूबाई गवर्नमेंट भी एक्टिवेट कर सकती है, इसको जिलाई गवर्नमेंट भी एक्टिवेट कर सकती है, इसको तहसील की गवर्नमेंट, इसको कैपिटल सिटी की गवर्नमेंट भी एक्टिवेट कर सकती है, और इसको वफाक भी एक्टिव करवा सकता है, सूबों को सिफारिशात भजवा के. वफाक के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन की मद के अंदर ये इख्तियार आता है. तो लिहाजा अभी हम प्रोविंशियल की हद तक रहते हैं या डिस्ट्रिक्ट की हद तक रहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में एक्टिवेट कैसे होता है. 2 चीजें आपने अक्सर देखी होगी. एक तो लॉकडाउन से हर शख्स इस वक्त वाकिफ होगा कि जो लॉकडाउन चल रहे हैं, बाहर चले जाओ, जो लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त, ये पाकिस्तान और इंडिया में सिर्फ इसी एक सेक्शन के तहत लगता है. दूसरा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक चीज आपने देखी होगी कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहां पर बड़े से बोर्ड के ऊपर लिखा होता है कि यहां पर दफा 44 का नफाज है. अब ये बेसिकली, यह आप एक और चीज यहां पर बताऊं आपको, ये दरअसल राइट को सस्पेंड करता है. ये उन राइट्स को सस्पेंड करता है जिनको आम तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक आम शहरी को वो राइट्स देता है, या कोई और कानून किसी शहरी को वो राइट देता है. ये उन राइट्स को सस्पेंड करता है. अब इसकी जो सस्पेंशन का तरीकेकार है वो भी लिख दिया इसके अंदर कि कितनी देर तक सस्पेंड कर सकता है और कितने टाइम के लिए, और दूसरा किस तरह की नोयत में सस्पेंड करने का इख्तियार गवर्नमेंट के पास होगा.
सेक्शन 144 को पढ़ते हैं, देन इसके ऊपर ज्यादा डिबेट करने में आसानी होगी, हमें ज्यादा इसको समझने में आसानी होगी। सेक्शन 144 क्या कहता है? इन केस वी आर इन द ओपिनियन ऑफ जिला नाज़म या गवर्नमेंट, अगर जिला नाज़म नहीं है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन की सफिशिएंट ग्राउंड का होना जरूरी है। ग्राउंड्स कौन सी आगे आ जाती हैं। अब इस सेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो सीआरपीसी 134 सेक्शन के तहत इशू किया जाएगा। 134 के तहत जो ऑफिशियल गजट के अंदर सूबाई हुकूमत या जो भी कंसर्न गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन जारी करेगी 144 को एक्टिवेट करने के लिए। एक्टिवेट क्यों किया जाएगा? एक्टिवेट करने के इसके ग्राउंड्स क्या है? हम मेन ग्राउंड्स को पढ़ेंगे, डिटेल में इस लॉ को सेक्शन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो जरूरी नहीं है इस टॉपिक को समझने के लिए। अनॉयंस ऑफ इंजरी, रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस ऑफ इंजरी ऑफ एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉय और डेंजर ऑफ द हार्म एंड लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी और अ डिस्टर्बनेस द पब्लिक टेक्निकलिटीज ऑफ रियोट एंड एफ्राई। लड़ाई झगड़े का खतरा है या इंसानी जिंदगी के जान माल को नुकसान है, जंग हो चुकी है या कोई ऐसी किसी ऐसी डिसीज ने, किसी ऐसी बीमारी ने हमला कर दिया है जिससे इंसानी सेहत को खतरा लाहक है। वो हमला इस नोयत का है कि अगर लोग आपस में मिलेंगे, लोग गुत्थम पेल होंगे, लोग बाहर निकलेंगे, सड़कों के ऊपर आएंगे, बाजारों में जाएंगे तो वो बीमारी ज्यादा फैल सकती है। वो इस तरह की इस नोयत की बीमारी है। तो इस सूरत में या किसी और खतरे की सूरत में या लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की सूरत में, जैसे कि मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दी थी कि एग्जामिनेशन सेंटर में दफा 44 का नफाज होता है। अब वो जो दफा 44 का नफाज है वो सिलेक्टिव एरिया के ऊपर होगा, वो सिर्फ उसी एग्जामिनेशन सेंटर में होगा, उससे बाहर नहीं। तो दो तरह से दफा 44 का, दफा 144 का नफाज किया जा सकता है, सिलेक्टिव और कलेक्टिव। सिलेक्टिव एक मखसूस एरिया में, किसी मखसूस बिल्डिंग में, किसी मखसूस घर में, किसी मखसूस गली में, किसी मखसूस मोहल्ले या मखसूस एक एरिया में, शहर के एक पोश एरिया में या किसी भी एरिया में। और कलेक्टिवली पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे सूबे में या पूरी स्टेट के अंदर कलेक्टिवली भी इसका नफाज किया जा सकता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करना जरूरी है? जब भी दफा 44 का नफाज होगा इसके साथ फौरन ही पीपीसी 141 का भी नफाज कर दिया जाता है, जो कि अनलॉफुल असेंबली है। 5 या 5 से ज्यादा लोगों का किसी एक जगह के ऊपर इकट्ठे होना, यानी कि 5 लोग मिलकर एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। अब डिपेंड करता है कि इसके अंदर 141 पीपीसी या आईपीसी का इंप्लीमेंट करवाते हैं या एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या है? जैसे कि कोरोना की सूरत हाल थी तो यहां पर गवर्नमेंट ने 2 लोगों का भी इकट्ठे सफर करना, एक बाइक के ऊपर सफर करना, ये साथ चलना प्रोहिबिटेड डिक्लेयर कर दिया था, ममनू करार दे दिया था। लेकिन गाड़ी पर परमिशन थी कि एक शख्स आगे बैठा होगा, एक पीछे बैठा होगा, तो लिहाजा 3-4 लोग भी इकट्ठे साथ नहीं रह सकते। तो ये गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वो इसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है। अब जब गवर्नमेंट 144 सीआरपीसी का नोटिफिकेशन जारी करेगी 134 सीआरपीसी सेक्शन के तहत, तो तमाम जो सेक्रेटरी साहिबान है, चीफ सेक्रेटरी साहिबान है, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन तमाम को ये मरासले नोटिफिकेशन की सूरत में भजवा देगी, इनको सर्व कर देगी कि आपने इसकी इंप्लीमेंटेशन करवानी है। तो जैसे ही ये मरासला उनको मिलेगा या जो डेट गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है उसके फौरन बाद इसकी इमीडिएटली इंप्लीमेंटेशन करवाई जाएगी। अब 144 सीआरपीसी सब सेक्शन 6 भी कुछ कहता है, वो भी काबिले गौर है पढ़ने के लिहाज से। नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 एंड नॉट मोर देन 7 डेज इन अ मंथ। इस तरह का कोई भी ऑर्डर इस कानून के तहत 2 दिन मुसलसल और 7 दिन से ज्यादा एक महीने में नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर इमरजेंसी लगानी है इन अदर वेज, किसी और सूरतों में, तो गवर्नमेंट को एक स्पेसिफिक टाइम, अच्छा जब भी ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, उसके अंदर कुछ मखसूस टाइम दिया जाएगा अपने घरों से बाहर निकलने के लिए, जरूरियात जिंदगी को फुलफिल करने के लिए। इसके बावजूद भी 2 दिन मुसलसल और महीने में 7 दिन से ज्यादा इस सेक्शन को, इमरजेंसी की इस दफा को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। बट इसकी एक्सेप्शन भी दे दी, अनलेस इन केस ऑफ डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ, जब तक कि इंसानी जान को खतरा रहेगा। ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी और लाइवलीहुड ऑफ द रियोट और एफर, जब तक इस तरह का खतरा रहेगा तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इन नॉर्मल सिचुएशन 7 दिन से ज्यादा नहीं जा सकता। लेकिन अगर इंसान की जिंदगी को, इंसान की सेहत को, इंसान की सेफ्टी को खतरा है, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद का खतरा है, तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे कि कोरोना के दिनों में 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, 2-2, 3-3 माह तक, 4-4 माह तक के भी लॉकडाउन एक्सटेंड हुए हैं।
तो लिहाजा 2 दिन मुसलसल और 7 दिन तक 1 महीने में ये इमरजेंसी लॉकडाउन लगाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अब आते हैं सिलेक्टिव और कलेक्टिव। सिलेक्टिव एरिया जो कि एक मखसूस एरिया होता है मखसूस टाइम के लिए। माइक्रो लॉकडाउन क्या होता है? माइक्रो लॉकडाउन एक ऐसा लॉकडाउन जिसके अंदर आप कुछ चीजों की इजाजत देते हो और कुछ की इजाजत नहीं देते, कुछ खुला रखते हो, कुछ बंद रखते हो, कुछ की परमिशन देते हो और कुछ को आप स्ट्रिक्टली बैन कर देते हो कि ये नहीं खुलेगी, ये नहीं चल सकती। जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं उनको बंद कर दिया, और जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा है उनको एक मखसूस एसओपीज के जरिए, स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन के जरिए उसको आगे फर्दर प्रोसीड करवाया। तो ये तो है माइक्रो और सिलेक्टिव। सिलेक्टिव एक मखसूस इलाके में और कलेक्टिवली पूरे इलाके में, पूरे एरिया के अंदर। अब आता है जो इसकी वायलेशन करता है। फॉर एग्जांपल एक जगह पर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, हुकूमत ने लॉकडाउन लगा दिया है, पुलिस के नाके लगे हुए हैं, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव मशीनरी हरकत में आई हुई है, लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे। इसी दौरान अगर कोई शख्स घर से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? अगर कोई शख्स किसी भी पब्लिक सर्वेंट की जो कि ड्यूली प्रोसीड कर रहा है, जो कि हस्बे ज़ाब्ता अपने काम को सरअंजाम दे रहा है, उसकी बात नहीं मानता, घर से बिला वजह बाहर निकलता है, बगैर पुलिस वालों को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मुतमईन किए बगैर घरों से बाहर निकलता, तो ऐसे किसी भी शख्स के खिलाफ पीपीसी 188 सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी सजा 1 माह से 3 माह तक की है डिफरेंट नोयत के अंदर, और 600 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ये 188 बेलेबल ऑफेंस है। सेकेंडली 188 वाहिद एक सेक्शन है जिसकी कोई भी प्राइवेट पर्सन कंप्लेन नहीं कर सकता। इसके लिए गवर्नमेंट मशीनरी का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का, गवर्नमेंट सर्वेंट की कंप्लेंट का आना ही जरूरी है। आम तौर पर कोई भी शख्स इसकी कंप्लेन नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये सेक्शन 144 के डेज में दफा 44 का जब नफाज हो उन डेज में ये ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है, यानी कि प्राइवेट यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके ऊपर चाहे इसकी कंप्लेन दे दे, उस वक्त उनके पास इख्तियारात काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा जहां पर भी लॉकडाउन लगे, बी सेफ, बी सिक्योर, अपने घरों में रहें, बिला जरूरत घर से बाहर मत निकलें। ये आपकी सेफ्टी के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नमेंट ऐसे लॉज को मजबूरन इंप्लीमेंट करवाती है, हालांकि इसके मईशत के ऊपर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होऊंगा ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।